जरा सोचिए एक ऐसी बैटरी के बारे में जिसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई प्लग नहीं, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं और घंटों का इंतजार तो बिल्कुल नहीं। बस अपनी गाड़ी में लगाइए और सीधे 500 किलोमीटर तक चलिए। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे भारत ने टेक एक्सपो 2025 में दुनिया के सामने रखकर सबको चौंका दिया। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी क्रांतिकारी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी की परतें खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई उतना ही बड़ा गेम चेंजर है जितना बताया जा रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए हम्म। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हम्म। दशकों से हम ऊर्जा को स्टोर करने के तरीकों में सुधार कर रहे हैं। हम्म। पहले लेड एसिड, फिर लिथियम आयन। हाँ, हर बार बैटरी थोड़ी बेहतर हुई। बिल्कुल, पर मूल सिद्धांत वही रहा। हमारे हाथ में जो जानकारी है वो बताती है कि ये तकनीक उस सिद्धांत को ही चुनौती दे रही है। ये ऊर्जा को स्टोर करने की बात नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे बनाने की बात करती है। तो ये एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर इसके दावे सच हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात जो स्रोत में लिखी है वो ये है कि इसे किसी टेस्ला या बड़ी विदेशी कंपनी ने नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बनाया है। और ये बनी है एल्युमिनियम और हवा से। ये सुनने में ही इतना सरल लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। और यही इसकी सबसे आकर्षक बात है। इसमें कोई दुर्लभ खनिज जैसे लिथियम या कोबाल्ट कुछ भी नहीं है, जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े। हाँ, ये सिर्फ एल्यूमिनियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये आत्मनिर्भर भारत का सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उसका एक व्यवहारिक प्रदर्शन है। यहाँ हम ऊर्जा को किसी बैटरी पैक में कैद नहीं कर रहे। सोचिए, ये एक छोटे पावर प्लांट की तरह है जो आपकी गाड़ी के अंदर लगा है, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तब वो आपके लिए बिजली बनाता है। एक चलता फिरता पावर प्लांट, ये सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। पर अगर ये इतना ही आसान है, मतलब हवा और एल्यूमिनियम तो हमारे चारों तरफ हैं, तो फिर अब तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? स्रोत में इसके पीछे की खास तकनीक के बारे में क्या बताया गया है? वो सीक्रेट सॉस क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एल्यूमिनियम बैटरी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, दशकों से इस पर काम चल रहा है। लेकिन समस्या हमेशा इसकी स्थिरता और एफिशिएंसी को लेकर रही है। इस स्रोत से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक असली कामयाबी 3 चीजों में मिली है। पहला, खास तौर पर डिजाइन की गई एल्यूमिनियम प्लेट्स। अच्छा। ये कोई साधारण एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है, ये एक खास एलॉय है जिसे एक निश्चित मोटाई और संरचना के साथ तैयार किया गया है। हर प्लेट का वजन लगभग 300 से 350 ग्राम है। तो ये एलॉय ही सारा कमाल करता है। एलॉय और उसके साथ का पूरा सिस्टम। जब ये खास एल्यूमिनियम प्लेट हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो एक बहुत तेज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया होती है। स्रोत बताता है कि दूसरी कामयाबी यही है, इस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, ताकि ये एक समान और सुरक्षित तरीके से बिजली पैदा करे। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही बिजली है। ये बिजली सीधे गाड़ी की मोटर को चलाती है, कोई चार्जर नहीं, कोई पावर प्लग नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेट्स एक तरह का ईंधन है जो समय के साथ खत्म हो जाती है, जैसे मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? क्या ये एक महंगा और कचरा पैदा करने वाला सिस्टम नहीं बन जाएगा? नहीं, और यहीं पर इस तकनीक का तीसरा और शायद सबसे बड़ा इनोवेशन है। जब एल्यूमिनियम प्लेट्स ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि गल जाती हैं, तो उन्हें फेंका नहीं जाता। अच्छा। इस प्रक्रिया को स्रोत बैटरी स्वैपिंग का नाम देता है, पर यह पारंपरिक बैटरी स्वैपिंग से बिल्कुल अलग है। बैटरी स्वैपिंग यानी चार्जिंग के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत खत्म। ये तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या का हल लगता है। लेकिन यहाँ पर जो दावे किए गए हैं वे लगभग अविश्वसनीय हैं। 500 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 5 मिनट की स्वैपिंग। बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक एक बार इन प्लेट्स को लगाने पर गाड़ी लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकती है। जब प्लेट्स खत्म हो जाएं, तो बस किसी स्वैपिंग सेंटर पे जाना है। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। सिर्फ 5 मिनट, ये सुनने में तो लगभग असंभव लगता है। क्या स्रोत में इस बात का जिक्र है कि इतने बड़े पैमाने पर इन प्लेट्स का उत्पादन और वितरण कैसे होगा? लॉजिस्टिक्स की चुनौती तो बहुत बड़ी होगी।
ये पेट्रोल की तरह तो है नहीं कि किसी भी टैंकर में भरकर कहीं भी भेज दिया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है। स्रोत इस बारे में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना का जिक्र करता है। योजना ये है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के जो मौजूदा पेट्रोल पंप्स हैं, हाँ, उनका नेटवर्क। उसी नेटवर्क को ही स्वैपिंग पॉइंट्स में बदला जाएगा। प्रक्रिया को इतना आसान बनाया गया है कि कोई भी कर्मचारी पुरानी प्लेट्स का कसेट निकालकर नया लगा सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली चुनौती इन लाखों प्लेट्स को बनाने, हर कोने तक पहुंचाने और फिर इस्तेमाल की हुई प्लेट्स को इकट्ठा करके रीसाइक्लिंग के लिए वापस लाने की होगी। स्रोत में योजना का खाका तो है, पर इसका असली इम्तिहान जमीन पर ही होगा। और इसकी कीमत 500 से 700 रुपए में 500 किलोमीटर, ये कैसे संभव है? एल्यूमिनियम को बनाने में तो बहुत ऊर्जा लगती है, वो सस्ता तो नहीं है। क्या स्रोत इस कीमत के अर्थशास्त्र को समझाता है? कहीं ये किसी भारी सब्सिडी पर तो निर्भर नहीं है? नहीं, स्रोत बताता है कि ये मॉडल एक सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित है, इसीलिए यह सस्ता है। जो एल्यूमिनियम प्लेट्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वे असल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना बन जाती हैं। अच्छा। और यही वही कच्चा माल है जिससे दोबारा एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो योजना यह है कि इन इस्तेमाल की हुई प्लेट्स को इकट्ठा करके सीधे रिफाइनरियों को बेचा जाएगा। तो एक रिसाइकलिंग लूप बन गया। बिल्कुल। इस रिसाइकलिंग लूप की वजह से लागत बहुत कम हो जाती है। ये एक तरह से कचरे को सोने में बदलने जैसा है। और लागत वाली चुनौतियां हल हो जाती हैं तो ये तकनीक दुनिया के बड़े प्लेयर्स, चीन की BYD और अमेरिका की टेस्ला, उनके सामने कहाँ खड़ी होती है? यहाँ पर स्रोत सीधी तुलना करता है और यही भारत की बढ़त साफ नजर आती है। देखिए, चीन की BYD जैसी कंपनियां, वो लिथियम आयन बैटरी में माहिर है, लेकिन उन्हें चार्ज करने में फास्ट चार्जर से भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं। और टेस्ला, उनकी रेंज तो 500-600 किलोमीटर की है, जो इसके बराबर ही है। हाँ, रेंज बराबर है, लेकिन दोनों के काम करने की फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क है। टेस्ला का पूरा मॉडल ग्रिड पर निर्भर है। उनकी सफलता इस बात पर टिकी है कि वे कितने हाई वोल्टेज सुपर चार्जर लगा सकते हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा और जटिल है। और भारत की ये तकनीक ग्रिड से लगभग आजाद है। हाँ। इसे चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है। तो यह उन जगहों के लिए भी एक वरदान है जहां बिजली की पहुंच कम है या भरोसेमंद नहीं है, जैसे भारत के गांव, पहाड़ी इलाके या हमारी सीमाएं। तो ये सिर्फ एक बेहतर बैटरी नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग सिस्टम है। अब मुझे स्रोत की वो लाइन समझ में आई जिसमें इसे सोच की जीत कहा गया है। ये सिलिकॉन वैली के मॉडल को कॉपी करने के बजाय भारत की अपनी जरूरतों के लिए एक समाधान खोजने जैसा है। बिल्कुल। ये लिखाता है कि असली इनोवेशन हमेशा जटिल और महंगी तकनीक में नहीं होता। कभी-कभी ये सबसे सरल चीजों को एक नए नजरिए से देखने से आता है। ये तकनीक उन दूर दराज के इलाकों में भी ऊर्जा और परिवहन की क्रांति ला सकती है, जहां सुपर चार्जर लगाने का सपना भी नहीं देखा जा सकता। और पर्यावरण के लिहाज से? उस लिहाज से भी बेहतर है। इसमें कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती और प्लेट्स को लगभग पूरी तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत की एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी बाधाओं, रेंज, चार्जिंग टाइम और लागत, इन सब का एक संभावित समाधान पेश करती है। ये सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का प्रस्ताव है। इसका मुख्य सार यही है, ये ऊर्जा स्टोरेज की समस्या को खत्म करके ऑन डिमांड जनरेशन का एक व्यवहारिक और सस्ता रास्ता दिखाती है। और अगर ये सफल होती है तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा। सोचिए, इसे ट्रकों, बसों, यहाँ तक कि घरों के इन्वर्टर सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा। हाँ, और यहीं से एक ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। स्रोत में एक जगह लिखा है कि कंपनी का असली प्लान अभी सामने आना बाकी है। श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर सफल हो जाती है तो इसका असर सिर्फ गाड़ियों पर नहीं, बल्कि भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। उन देशों का क्या होगा जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है? बिल्कुल। और जब हर घर और हर गाड़ी अपनी ऊर्जा खुद बनाने लगेगी तो हमारे शहरों का स्वरूप और सत्ता का संतुलन कैसे बदल जाएगा? आज ऊर्जा का नियंत्रण उन देशों के पास है जिनके पास तेल है, या उन बड़ी कंपनियों के पास है जो बिजली बनाती हैं।
जब ऊर्जा का उत्पादन इतना विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो शक्ति का समीकरण कैसे बदलेगा? ये तकनीक सिर्फ गाड़ियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चलाने की तरीके को बदल सकती है।